बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं खुशाकिर अनवर ज़ैब और आज एक नए मेहमान के साथ और एक नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सदर पाकिस्तान के साहिबज़ादे जनाब अनवारुल हक साहब। आज उनसे हम थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे। जब जनरल साहब का दौर था तब अनवारुल हक साहब ने इमरान खान साहब को दावत दी थी कि आप आएँ और हुकूमत का हिस्सा बन जाएँ। तो क्या ये ऑफ़र सदर पाकिस्तान की तरफ से थी या अनवारुल हक साहब जब इमरान खान के दोस्त थे, तो ये दोस्ती के नाते उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप हमारी हुकूमत का हिस्सा बन जाएँ? इसी मुतालिक आज बातचीत करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती वक़्त दिया मुझे। थोड़ा-सा सर मुझे बताइएगा कि ये किस तरह हुआ था? कैसे ये वाक़या हुआ कि आपने इमरान खान साहब को दावत दी हुकूमत में आने की? तो इमरान खान साहब का क्या रिस्पॉन्स था आगे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब मैं मेडिकल कॉलेज में था ना, तो जी सर। हमने 3-4 फंक्शन कराए थे। वहाँ पे हमने ये सोशल वेलफेयर की तंजीमें भी बनाई। तो हर एक में हम इनको 2-3 दफ़ा इनवाइट कर चुके थे, जी। इमरान खान को एज़ चीफ गेस्ट, क्योंकि यूथ में ज़रा म इनका काफ़ी था, मकबूल थे। मकबूल थे काफ़ी। तो फिर मेरी इनसे बहुत अच्छी उस दौरान बातचीत रही। तो जब 1988 में जुनेजो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई ना, उसके जी। बाद जब उन्होंने काबीना बनाई, तो मैंने वैसे कहा वालिद साहब को कि आप कुछ नए लोगों को भी लें। फिर मैंने इमरान खान साहब का नाम लिया, तो उन्होंने कहा मेरे साथ तो उसकी इतनी नहीं है, आप उनसे पूछ लो, अगर उनका इरादा है तो फिर हम उनसे जी। कोई बातचीत। ये थे लंदन में, अच्छा। क्रिकेट ही खेल रहे थे वहाँ, काउंटी क्रिकेट। फिर मैंने इनके जो बहनोई हैं उनसे नंबर लिया, उनसे हमारी दोस्ती थी, फिर मैंने कॉल की, मैंने ही बात की, मैंने कहा जी इस तरह से है, तो आप किसी वजारत वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो बताएं। तो इसने कहा मुझे 1-2 दिन दें। इमरान खान साहब ने सोचने कहा का वक़्त दें। हाँ, तो मैं फिर 2-3 दिन के बाद बात हुई, उन्होंने कहा नहीं मैं अभी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये अनवर मकसूद साहब भी काफ़ी उनके किस्से सर मशहूर हैं। तो एक वो जब वो इस रिटायरमेंट जब ले रहे थे तो वो क्या वाक़या था सर? इसी तरह के एक फंक्शन में जी। जो होस्ट थे वो अनवर मकसूद साहब थे। बिल्कुल। और वो उन्होंने जो कहा ना कि जनरल साहब ने कहा था मैं आधे घंटे के लिए आऊँगा, तो वो जी। 3 घंटे बैठे रहे। 3 घंटे बैठे थे फिर बिल्कुल। एंड पे कोई इनामात देने थे, वो भी उन्होंने दिए, इमरान खान साहब का माथा चूमा। बिल्कुल। और फिर उन्होंने कहा कि अभी आप वो अलग से बुलाया था उन्हें बिल्कुल। प्रेसिडेंट हाउस में, अच्छा। बुला के उन्होंने कहा कि अभी आप फिट हैं माशाल्लाह, और आप का नाम है, तो आप क्रिकेट में वापस आएँ और अभी टीम को लेके आगे चलें। सर आपने काफ़ी टाइम इमरान खान साहब के साथ गुज़ारा, तो 1988 के इमरान खान में और आज के इमरान खान में आपने क्या फ़र्क पाया सर? उस वक़्त तो ना वो बड़ा हिचकिचाते थे और कहते थे यार सवाल ऐसे ना कोई पूछे। जी। लेकिन वो आपको पता है जब कॉलेज में आते थे तो लड़के शरारती होते हैं, वो पूछ लेते थे, बिल्कुल। जवाब भी दे देते थे। फिर लेकिन अब तो देखें ना, वो उसके बाद उन्होंने अस्पताल बनाया, फिर इंटरनेशनली चंदा इकट्ठा किया, बिल्कुल। फिर उसके बाद पार्टी बनाई, फिर कैंपेन चलाई, तो फिर अब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा। प्राइम मिनिस्टर जब बने सर उसके बाद आपकी मुलाकात मेरी हुई है कभी? मुलाकात नहीं हुई उनसे। कभी उनकी तरफ से बुलावा भी नहीं आया सर? नहीं, कोई। आपने आपने कोशिश वग़ैरह की है कभी? मैंने शुरू में जब 4-5 महीने हो गए, फिर मैंने 1-2 दफ़ा पैगाम भेजा था, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ऐसा आया नहीं, फिर मसरूफ़। मुलाकात नहीं हो सकी। जी। अच्छा अभी खबरें आ रही हैं सर कि आपको अभी ऑफ़र हुई है कोई टिकट वग़ैरह की, नहीं, नहीं, तो सदाकत है कोई? मैं तो बहुत अरसे से मैंने डिसाइड किया हुआ है कि जो भी सियासत करनी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक़ पे करनी है, अच्छा। किसी पार्टी और में नहीं हम। फ़ौजी सर आपका घराना था जनरल साहब माशाल्लाह से, तो कभी फ़ौज में जाने का कोई इरादा वग़ैरह नहीं हुआ आपका सर? नहीं, वो इरादा था, एजाज साहब तो सिलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन फिर वालिद साहब ने उन्हें कहा आप बाहर जाके ना तालीम हासिल करो। अच्छा। जब आप पूरी तालीम कर लो फिर बेशक फ़ौज में चले जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो वो उधर चले गए। मेरे लिए वालदा की भी, वालिद की ख्वाहिश थी कि कोई एक डॉक्टर भी होना चाहिए, फिर मैं इधर आ गया। आप डॉक्टर की हाँ, तरफ आ गए। मेडिकल की फील्ड में। उसके बाद फिर मैं सऊदी अरब काम किया 2-2.5 साल, फिर ये क्रैश हो गया तो मैं जा नहीं सका आगे। फिर हम ज़ियाउल हक़ फाउंडेशन बना ली, फिर सियासत में आ गए। तो वो उसकी वजह ये है कि वो उनका वो ना एक नज़रिए पे चलने वाले जी। इंसान थे, और पाकिस्तान के लिए जो उनकी सोच थी ना, कि कहाँ-कहाँ से खतरात हैं, उन्होंने हर जगह का उसका पूरा तदारक किया, फिर उसका पूरा इंतज़ाम किया। में आने वाले जी। मकरूज़ हो गया, जी। तो बाद में आने वालों का वो विज़न नहीं था। उनके मकासद और थे, उनकी सोच और थी। बिल्कुल। ज़ाती प्रमोशन पे आ गए। पार्टियों के ऊपर जो है ना वो उस तरह से तवज्जो नहीं दी निचले लेवल तक। बिल्कुल।
तो वो अब इत्तफाकन हादसाती तौर पे बंद तो गई हैं बड़ी जमातें, लेकिन ये है कि वो वाला काम उन्होंने वो किए नहीं जो कि करने चाहिए करने थे। चाहिए। हाँ, जिसकी वजह से आप देखें ना, करप्शन आ गई और इसका तदारुक नहीं किया गया, जी। किसी ने भी नहीं किया, हुकूमतें बदलती रहीं, फिर ये ढाई ढाई साल आपस में लड़ते रहे, हुकूमतें चेंज होती रहीं, उस वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ। और फिर इंटरनेशनली भी ना, जिस तरह मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कहा सबसे पहले पाकिस्तान, तो चीज़ों को पाकिस्तान में ज़्यादा महदूद कर दिया, बजाय कि जनरल साहब के दौर में आप देखें इस्लामी दुनिया में उनका एक नाम है, नाम था। उन्होंने सबको इकट्ठा किया बाकायदा प्लानिंग के साथ कि भाई इतने वसाइल हैं मुसलमानों के, हमें इकट्ठे चलना चाहिए। आप एजाज़ुल हक साहब से ज़्यादा जनरल साहब के साथ सर रहे हैं, तो जनरल साहब के बारे में आप काफ़ी भी जानते भी हैं, तो हाँ, वाक़यात तो उनके बेतहाशा हैं, उनके जिससे उनका तल्लुक था जब वो कप्तान थे, जी, तो जब वो सदर भी बन गए तो वो उसी तरह सब मिलने आते थे और उसी तरह से उन्हें मिलते थे। जब सदर जिस पाकिस्तान भी बने तब भी उसी तरह से हाँ, मिलते उसी थे। तरह से जो उनसे सीनियर था उसकी उसी तरह इज़्ज़त करते थे, जिसने उनके साथ सर्विस की होती थी। आगे कई लोग उनके सीनियर जो दुनिया से चले गए थे, उनकी फैमिलीज़, बच्चे, जो भी टाइम माँगता था वो मिलते थे और बाकायदा जो सबका ख़्याल-व्याल करना। और सर जनरल साहब की शहादत के बाद आप जो मुस्लिम लीग थी सर उस वक़्त की, एजाज़ुल हक साहब को उसके सरबराह बना रहे थे। एजाज़ुल हक साहब ने इनकार कर दिया उस वक़्त की नौयत के मुताबिक। आपको भी उस वक़्त कोई सियासत में सर दिलचस्पी वग़ैरह थी? नहीं, मैं लड़ा हूँ 3 दफ़ा इलेक्शन। अच्छा, उस वक़्त हमारा तो ट्रेनिंग नहीं थी, ना सोच थी, हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये, जी, हम तो कह रहे थे भई जो भी आगे हो, मुल्क के लिए काम करना है, उसी नज़रिए से हम आए थे। और उस वक़्त तो सब जनरल ज़िया-उल हक के नज़रिए की ही बात करते थे। हुँ, बाद में फिर ज़ाहिर है, वो ऐसे मामलात आ जाते हैं, लोग मशवरा देते हैं कि जी अब आप अपने नाम पे करें, छोड़ें, अब आप उस नाम से अपने आप को अलग कर लें। जनरल साहब ने आपको हमेशा हुकूमत से दूर रखा, ये बात दुरुस्त है क्या हाँ, सर? हाँ, नहीं, नहीं, हमने अपनी तालीम हासिल की, फिर नौकरी की, फिर उनकी शहादत हो गई। हम तो सियासत में आए उसके बाद हैं, इसलिए हमें ये लवाज़मात इनका पता ही नहीं था, क्योंकि कभी किसी हुकूमती मामले में हम थे ही नहीं। अच्छा, किसी का कोई काम भी होता था तो वो डायरेक्टली उनको ही बताते थे कि जी ये बंदा है, इसका ये मसला है, तो वो कहते थे एप्लीकेशन लिख दे, ये करते हैं। वो हम डायरेक्टली इजाज़त ही नहीं थी कि किसी को कॉल भी करनी है। नवाज़ शरीफ तो साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जनरल साहब को वो अपने वालिद की तरह समझते थे सर। नवाज़ शरीफ के आपके साथ ताल्लुकात कब तक ठीक रहे हैं सर? और क्या ऐसी वजह बनी है कि आगे आके ताल्लुकात ख़राब हुए सर? नवाज़ शरीफ साहब की अपनी सोच है, वो उनके इर्द-गिर्द जो ये जितने हैं ना जी, लोग पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, पीटीआई का मैं बहुत हद तक नहीं कह सकता, लेकिन ये सारे ना बेसिकली जो जमहूरियत वाले हैं ही नहीं, जी, ये सब डिक्टेटरशिप वाले हैं। बिल्कुल। जनरल ये साहब के दौर में हाँ, इनके बड़े बड़े आप देख लेना कि मौलाना फजलुर रहमान है और उनका बेटा है, जी, ठीक है? इसी तरह यहाँ भी सारे बच्चे इस वक़्त पूरे-पूरे सियासत में हैं, पीपल्स पार्टी में भी देख लें आप। बिल्कुल। तो जमहूरियत वाली कहानी तो है ही नहीं। जनरल साहब ने तो टीम बनाई थी, हर शोबे में अच्छे बंदे इकट्ठे किए थे, उसमें हमारा कोई अज़ीज़, उनके अपने भाइयों में कोई नहीं था, जी, बहनें, बच्चे, उनके आगे कोई बंदा किसी चीज़ में, सिर्फ़ जो लोग जिस सीट के लिए मौजूद थे, उनकी उन्होंने मजलिस शूरा बनाई, फिर उनकी सिलेक्शन की, फिर जो पाकिस्तान का मफ़ाद होता था, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल। इस और इतना कुछ था तो आप देखें ना, एक सुपर पावर को अफ़गानिस्तान में शिकस्त शिकस्त हुई दे दी। और उसके बाद 7 इस्लामी और पता नहीं 30 के करीब ये मशरिकी जर्मनी तक पहुँचे हुए थे ना, जी, दूसरी जंग अज़ीम में रशिया बर्लिन में था। बिल्कुल। एक हिस्सा जर्मनी का अमेरिका के पास था जी। और इत्तेहादियों का, उन्होंने वो वहाँ तो जर्मनों ने अपनी हुकूमत बना ली और एक हिस्सा रशिया के अंडर था। आज भी सर तो वहाँ से अफ़गानिस्तान के लोग पीछे बड़ी आप मोहब्बत नक्शे करते हैं में जनरल देखें साहब ना, से। जो ये बर्लिन से पीछे आए ना, जी, हंगरी, रोमेनिया, वो कुछ 30 से ज़्यादा मुल्क बनते हैं, जो अब बिल्कुल। आज़ाद हुए हैं। उस जंग की वजह से जब रशिया टूटा, तो वो लोग कहते थे जी 7 इस्लामी रियासतें आज़ाद हुई, उसके अलावा आधा यूरोप जो है वो आज़ाद हुआ। बिल्कुल। और जो पहली ईंट थी, बर्लिन वॉल जब टूटी है, तो वो पहली ईंट किसको प्रेजेंट की गई थी? आपके इल्म में है? नहीं सर, आईएसआई को। आईएसआई को। हाँ, पहली ईंट जो तोड़ी दीवारें बर्लिन की, वो आईएसआई को प्रेजेंट की गई। ये आपकी कोशिशों से ये सब हुआ है। ये हुआ है सब। आजकल के सियासतदान जो असेंबली में हैं सर, इनके आबाओ-अजदाद जो थे वो जनरल साहब के साथ होते थे। तकरीबन उनके 70 तकरीबन 80%। 70-80% जनरल साहब के साथ होते थे। आजकल कुछ सियासतदान मैं ऐसे देख रहा हूँ जो कि एजाज़ुल हक साहब अभी पीटीआई में गए हैं, तो उनसे नाखुश हैं।
ऐसे ऐसे अल्फाज अदा कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए, वो तो क्या दुख होता है ऐसी बातों से? हमारी शराफत का फ़ायदा उठा रहे। जी, और जब मैं बोला या कोई और बोला हमारी पार्टी से, क्योंकि वो तो हम इस तरह के वो पर्सनल उस पे नहीं जाना चाहते, जी, लेकिन वो जब कोई बोलेगा तो फिर ज़ाहिर है उन्हें भी तकलीफ़ होगी। तो ये अच्छी रविश नहीं है कि आप किसी के बारे में जो दुनिया में भी नहीं है। और ठीक है, जज साहब से आपका इख्तिलाफ है तो उन पे बात करें ना। वो जनरल साहब पे जब बात करते हैं तो वो बिल्कुल, ज़्यादती करते हैं। अब उसका जवाब आएगा, अभी तक तो हम खामोश हैं। बिल्कुल, तो जहाँ से भी आया, जिस पार्टी से भी, अब उनको जवाब जवाब मिलेगा मिलेगा। हमारी तरफ से। हाँ। और ये जितने हैं ना, ये सारे, मैंने कहा ना, जमहूरियत नहीं है, जमुना में, डिक्टेटरशिप है। तो इन सब ने अपनी बड़ी मेहनत से जगह बनाई है पार्टी में। बिल्कुल सही, आपको पता है ना, जब डिक्टेटरशिप हो तो क्या क्या करना क्या-क्या पड़ता करना है, पड़ता है, पूरे बिल्कुल, दरबारी का किरदार अदा करना बिल्कुल पड़ता है। सही। तो ये सारे उस तरह से इस लेवल पे पहुंचे हैं, तो अब अपनी जगह पक्की करने के लिए उनकी मजबूरी है कि वो इस तरह की बातें जो हैं अभी सर वो मैं एक करें। लास्ट है और एक अहम सवाल है सर। पीटीआई में ज़्यादातर आप देखेंगे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो जो कि भुट्टो के नज़रिए को वो पसंद करते हैं, भुट्टो के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं। वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और दीगर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जो कि पीपल्स पार्टी का माज़ी में हिस्सा रह चुके हैं। तो क्या एजाज़ उल हक साहब अपनी जगह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बना पाएँगे सर? पता नहीं, ये तो एजाजुल हक साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं। शाह जी, महमूद कुरैशी साहब पीपल पार्टी में रहे, लेकिन उससे पहले कहाँ थे? ये जनरल साहब के साथ उनके वालिद हाँ, साहब थे। वालिद साहब थे। फिर ये खुद मुस्लिम लीग से इन्होंने अपनी सियासत शुरू की। बिल्कुल सही है। और वो मुस्लिम लीग से फिर इनको धक्के से काफ़ी सारों को निकाला, भेजा गया। हालात ऐसे बना दिए, राब्ता नहीं करना, टाइम नहीं देना, लोग नाराज़ होकर चले गए छोड़ के। जी, तो वो फिर नए लोग आ जाते हैं, उनकी जगह पुर हो जाती है। तो इस पीटीआई में ये है कि चूँकि बहुत देर से बनी, जी। तो ज़ाहिर है इसके अपने जो लोग हैं वो तो इतने आगे नहीं आ सके जिन्होंने इसको मेहनत की, कुर्बानियाँ जिन्होंने दी थी कुर्बानियाँ शुरू दी। में। वो फिर ज़ाहिर है इलेक्टेबल्स का एक इशू आ गया जी, कि कौन इलेक्शन जीत सकता है, उस पे उसको फिर प्रायोरिटी बन गया। तो फिर उनको ही लेना था जो ऑलरेडी किसी ना किसी जमात को, फिर इनकी एक हवा चली थी। उस वक़्त फिर लोग पीछे लगे कि जी हमें अब शामिल होना चाहिए ताकि आगे हम जो है वो। मुस्तकबिल में कुछ बन सकें। हाँ, आप तो 3 दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं सर, तो मुस्तकबिल में भी कोई इरादा वगैरह है सर इंशाल्लाह, इलेक्शन? अगर अभी कोशिश कर रहे हैं, जी, पहले तो अपनी पार्टी को हमने थोड़ा इसको करना है मजबूत, और उसका काम शुरू हो चुका है। तो उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना, बाहर बैठ के मुल्क की खिदमत जहाँ भी हो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? लेकिन चलें, असेंबली में जाके भी अगर कुछ हो सकता है उसकी कोशिश करेंगे। तो लेकिन ये है कि हम तो उसी नज़रिए पे कायम हैं, और वो नज़रिया अब किसी का भी नहीं है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि अब किसी जमात के पीछे नहीं लगना। बिल्कुल, हम जनरल साहब के नज़रिए पे हैं, और हम वो है ही नज़रिया पाकिस्तान पे करीब तर, ठीक है ना? और दीन के लिहाज से कह लें, दिफा के लिहाज से कह लें, सियासी तौर पे कह लें। जिस तरह मैंने बताया कि उनका कोई अजीज रिश्तेदार आगे नहीं आया, जी, सियासत में नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल सही। हालांकि 11 साल थोड़े नहीं होते, दौरे दौरे क़रार ठीक है ना। किया, फिर उन्होंने अपने किसी अजीज रिश्तेदार को डायरेक्ट कोई पोस्ट नहीं दी, माली फायदा भी नहीं माली पहुंचाया। फ़ायदा नहीं दिया। हालांकि वही बात है ना कि हर चीज़ वो तो, उस तरह का दोबारा किसी को मौका नहीं मिला। जी, वो सदर पाकिस्तान भी थे, हाँ, मुशर्रफ साहब को मिला, चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और आर्मी चीफ भी। आर्मी चीफ थे। वो वाले इख्तियारात ये इन दो बंदों के अलावा, पहले अयूब खान साहब थे, फिर वो आए बीच में और भी। तो वो 11 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। बिल्कुल सही है। अगर आप इस तरफ लग जाए ना, तो जी, आपका ख़ानदान भी साथ। तो वो तो सारे उसी तरह के उसी तरह हैं, जितने उनके बहन भाई भी हैं, आगे भी हमारे जो रिश्तेदार हैं। तो वो उसी तरह अपनी जो नॉर्मल हालात में चले गए बुज़ुर्ग सारे, अब तो दुनिया से, अब हम भी बुज़ुर्गों में आ गए। लेकिन बात ये है कि नीयत नीयत होनी चाहिए काम जी। करने की। तो वो आप सियासी प्लेटफ़ॉर्म से करें, कहीं से करें, और सोच आपकी अपने से ज़्यादा अगर पाकिस्तान के लिए हो, तो फिर ही पाकिस्तान आगे जा सकता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अगर आपको ऑफ़र आती है, तो क्या आप उस तरफ जाएँगे? ऑफ़र अगर आती है कोई इत्तेहाद की आपस में या कोई, उसके अलावा मैंने कहा अब किसी जमात में नहीं जाना, अपनी पार्टी से इलेक्शन अपनी लड़ना है। पार्टी में रहेंगे। जनरल साहब बड़े सर, उन्होंने 11 साल गुज़ारे, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गुमज़ान किया। तो ऐसा क्या हुआ सर जनरल साहब के बाद पाकिस्तान जो है मक़रूज़ होता गया और आज कर्ज़ों में जकड़ा हुआ मुल्क बन गया है, बेरोज़गारी अरूज पर है, महंगाई अरूज पर है। तो क्या वजह है सर? क्या समझते हैं मुस्तक़बिल में कोई पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है या नहीं? बिल्कुल जा सकता है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि जनरल साहब जो है ना, वो उस पौध में से थे
जो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं लोग, जी, उन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, फ़ौज में मुलाज़मत की बिल्कुल, और वो वहाँ से सब कुछ छोड़ के आए थे। मेरे दादा-दादी और सब अपना बिल्कुल जालंधर में रहते थे, बिल्कुल, तो वो सब ख़त्म करके वो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान जाएँगे। वो मरहला देखा, फिर 65 की जंग देखी, फिर 71 की जंग देखी, पाकिस्तान को टूटते हुए देखा, ठीक है ना? और एक उन्होंने ज़ाहिर है फ़ौज में भी कोई सिफ़ारिश वगैरह तो नहीं चलती। जी, जब आप सीनियर रैंक पे जाते हैं तो आपकी अपनी मेहनत होती है। बिल्कुल, उस चक्कर में वो बाहर गए, कोर्सेज़ किए, दुनिया देखी, फिर उर्दन में उन्होंने सर्विस की 2 ढाई साल। तो वो सारी चीज़ों को ना समझ गए थे कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। और फिर जो एटमी प्रोग्राम था वो भी एक बहुत लाज़मी चीज़ थी। बिल्कुल, उन्होंने उस पे पूरी तवज्जो दी, उसको मुकम्मल किया। और फिर उनको पता है इकॉनमी तो उस ज़माने में आप देख लें 11 साल में जो कीमत जब वो आए हैं उस दिन थी, जब वो शहादत हुई है वही कीमत थी। आटा, घी, सब्जियाँ, दालें हर चीज़ जी, की। वो एग्ज़ैक्ट पेट्रोल जो लोगों के मसाइल हैं। और उस ज़माने में बरकत भी होती थी, जो लोग तनख्वाह पे गुज़ारा करते थे। अब तो बहुत सारे मामलात बदल गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। बहुत आप लास्ट में कोई पैगाम मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि हालात बहुत ख़राब है इस वक़्त और वो किए गए हैं, चाहे वो उसमें जिसकी भी गलतियाँ हैं। तो सबको ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए क्योंकि इस वक़्त कौम को जो है वो एक अजीब से हैजान में फँसा दिया गया है। जिस तरह से ये ज़ातियात पे उतर आए हैं जी, और ईगो का अना के मसले बने हुए हैं। तो उससे जब तक ये हटेंगे नहीं और मुल्क को आगे नहीं रखेंगे, उस वक़्त तक ना कोई सुलह-सफ़ाई हो सकती है, ना कोई रास्ता निकल सकता है। तो जिसके नताइज जो है वो अच्छे नहीं होंगे और इस वक़्त आपको पता है हमारी 40% से 50% तक आबादी यूथ की है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यूथ को भी हमने इसी उसमें उलझा दिया है और उसकी वजह से ये हुआ है कि ज़ातियात पे जब आते हैं, तो फिर ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल जी, करते हैं। कोई वो तरबियत होती है ना, कोई एक तरीक़ाकार होता है। बाहर के मुल्कों में देखें आप इस तरह से नहीं है। जिन्होंने तरक्की की है ना, वहाँ इस तरह से नहीं होता कि जी, गालम-गलौच पे आ जाएँ, किसी की इज़्ज़त उछाल दें, हर हद क्रॉस कर दें, वो एक लिमिट में तरीक़ाकार रहते नहीं होना चाहिए, हैं। जी, हमारा दीन भी इसकी इजाज़त नहीं देता। इजाज़त नहीं देता। तो जब तक आप अपनी बेसिक्स पे नहीं आएँगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तो आपके ना जमहूरी मामलात ठीक होंगे, ना माशी, ना सियासी। तो थोड़ी जो यूथ है, उनकी भी तरबियत करनी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से माहौल होना चाहिए, वो उस तरह का ही रखेंगे। तालीम पे उनको दें तवज्जो, जिस तरह आप देखें ना एक टाइम था एमक्यूएम बनी थी। जी, एक पूरी नस्ल उस सियासत में तबाह हो गई, उन्होंने तालीम छोड़ के सियासत की तरफ आ गए सारे। तो उस एक नस्ल ने तालीमी में तवज्जो ही नहीं दी। बिल्कुल, अब आगे उनके बच्चे ठीक है, पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि मुल्क के मफ़ाद में क्या है, बाकी लोग आते-जाते रहते हैं, इक़्तिदार मिलता रहता है, ख़त्म होता रहता है। ये तो सिलसिला जो है ना एक सबके सामने है, इसमें कोई आज से नहीं, बिल जब से दुनिया बनी है यही चल रहा है। बहुत बड़ी शुक्रिया डॉक्टर साहब मेहरबानी। आपने इतना कीमती वक़्त दिया। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि लोगों की जो छोटी-छोटी अनाएँ हैं, उनको साइड पे रख के पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा इनको। तो अपने मेज़बान शाकिर अनवर ज़ैब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान पाइंदाबाद।